नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 18 मई 2022 की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग राजस्थान, भारत, विश्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो उस पर बातचीत करने वाले हैं। और आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरी उम्मीद है कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये करंट अफेयर्स आपको बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो चलिए, मैं बिना किसी देरी के सीधे आपको अपने पॉइंट पर लेकर आता हूँ और अपने जिस सवाल की बातचीत करना चाहते हैं उन सवालों पर आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो चलिए ज़रा देखते हैं कौन कौन सी बातें आपके परीक्षा उपयोगी है, जहाँ से हमें बातचीत करनी चाहिए, वहीं से शुरुआत करते हैं सवालों की। और सबसे पहले देखिए, कुछ बातें हैं। अभी अभिनव शर्मा जो वो डेफ ओलंपिक में भारत की ओर से 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीत चुके हैं। राजस्थान के इसमें टोटल 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ये सवाल अच्छा है, आने वाली परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। इसमें कौन कौन मेडल जीत चुके हैं उन पर भी बातचीत हम करने वाले हैं। अभी जो है वो अभिनव शर्मा जो है, इनका संबंध कहाँ से है? तो मेरे मित्रों, जयपुर से संबंधित है। इनका संबंध कहाँ से है? जयपुर से संबंधित है। और प्लस बैडमिंटन खिलाड़ी है। ये किसके खिलाड़ी हैं भैया? बैडमिंटन जो है, इस बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। चलिए ज़रा एक बात और सुनिए। डेफ ओलंपिक में राजस्थान के 7 खिलाड़ियों ने जो है वो टोटल मिलाकर भाग लिया है। अभिनव शर्मा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध जयपुर से है। अलवर के अंकित कुमार हैं, जिनका संबंध कुश्ती से है। इसके बाद श्री सीकर के कृष्ण कुमार यादव हैं, उनका भी संबंध कुश्ती से ही है। जोधपुर के राखी हैं, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। बीकानेर की वेदिका शर्मा जो निशानेबाजी से संबंधित है, ये भी मेडल जीत चुकी है मेरे मित्रों। ये ध्यान रखना, वेदिका शर्मा का संबंध कहाँ से है? निशानेबाजी से। और ये भी अपना पदक जो वो पक्का कर चुकी है। कोटा की गोरांशी जो है शर्मा बैडमिंटन से संबंधित है, ये भी अपना पदक जो है वो जीत चुकी है। तो गोरांशी कोटा से संबंधित है, बैडमिंटन खिलाड़ी, इन्होंने पदक जीता है। अभिनव शर्मा जो है वो 3 मेडल जीत चुके हैं। कुल 2 इन्होंने स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है। जयपुर से संबंधित हैं अभिनव शर्मा। और गोरांशी शर्मा बैडमिंटन से कोटा से संबंधित है। इसके अलावा बीकानेर की वेदिका जो है, इसने भी अपना मेडल जो है वो जीता है। तो ये तीनों खिलाड़ी जरूर ध्यान रखना। ये निशानेबाजी से संबंधित है, बीकानेर की वेदिका। और अलवर के अंकित कुमार कुश्ती से, सीकर के कृष्ण कुमार जो हैं वो यादव, वो भी कुश्ती से, और जोधपुर की राखी जो है वो टेबल टेनिस से। कुल मिलाकर 7 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। चलिए इसके बाद अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट है, रोहित कुमार जो हैं वो राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जिनको अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट संयुक्त सचिव जो है वो बनाया गया। तो राजस्थान के किस आईएएस अधिकारी को, अभी हाल ही में राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी को रोहित कुमार जो हैं, इनको क्या किया गया? संयुक्त सचिव जो है वो कैबिनेट में बनाया गया है, केंद्रीय कैबिनेट में। नरसाना ग्राम पंचायत है वो जालोर जिले की है। नरसाना ग्राम पंचायत किसके? जालोर जिले की है, जिसने अभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, उसके तहत पूरे गांव को बीमित करने का, यानी पूरी पंचायत को बीमित करने वाला प्रथम ग्राम पंचायत जो है वो बन चुकी है। 90 दिन से अधिक रोजगार जो है वो मजदूरी करने पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ई श्रमिक जो है वो कार्ड उपलब्ध अब करवाए जाएंगे, इस प्रकार की घोषणा की गई है। इसके बाद देखिए, कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं और वापस ऑब्जेक्टिव सवालों पर आएंगे इसके बाद। तब तक आप इनको थोड़ा देखिएगा। ट्राई की रजत जयंती समारोह जो अभी मनाया गया मेरे मित्रों, देश में 5G नेटवर्क अभी ट्रायल में है, लेकिन 6G को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये ट्राई जो है इनकी रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। और ट्राई क्या है? तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है। इसकी रजत जयंती समारोह जो वो मनाया जा रहा है, आपको ये भी ध्यान रखना है। प्लस भारत का लक्ष्य क्या है? 2030 तक 6G दूरसंचार नेटवर्क जो है वो लागू करना है या लाना है। यह है अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो मुहैया कराएगा भारत में। और 5G टेस्ट बैंड जो है वो अभी हाल ही में कल रजत जयंती समारोह पर इन्होंने लॉन्च किया। तो समारोह में प्रधानमंत्री ने 5G टेस्ट बेड लॉन्च किया। यह टेलीकॉम इंडस्ट्री और स्टार्टअप को सपोर्ट करेगा। 5G टेस्ट बेड को आईआईटी मद्रास ने नेतृत्व में 8 इंस्टीट्यूट ने मिलकर इसे डेवलप किया है। इस प्रोजेक्ट पर 220 करोड़ रुपए से ज़्यादा की क्या आई है? लागत आई है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है कि रजत जयंती समारोह अभी हाल ही में किसका मनाया गया? ट्राई का मनाया गया, यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का रजत जयंती समारोह का आयोजन किया, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया। और इसी समय इन्होंने 2030 तक भारत में 6G जो है उसको शुरू करने की बात कही है। इसके बाद अगला सवाल है, मैंने आपको कल ही बताया होगा कि कान फिल्म फेस्टिवल जो है वो फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस का एक शहर है कान, वहाँ पर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। इसमें भारतीय कलाकार जो हैं वो भी भाग ले रहे हैं। लेकिन हमारे लिए परीक्षा का सवाल है, राजस्थान के मामे खान जो हैं, इनका बहुत ही जलवा वहाँ रहा है और पहले ऐसे लोक कलाकार बने जिन्होंने इस समारोह में रेड कारपेट जो है उसका नेतृत्व किया है। तो कान फिल्म फेस्टिवल में लोक कलाकार ने किया नेतृत्व है। राजस्थान के मामे खान
बने पहले लोक कलाकार। तो राजस्थान के मामे खान जो है वो पहले लोक कलाकार बने हैं जिन्होंने क्या किया, कान फिल्म फेस्टिवल में इस प्रकार रेड कारपेट जो उसका नेतृत्व है। यहाँ लिखा हुआ भी है, फ्रांस के मंगलवार के कान फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में भारतीय लोक कलाओं के लिए ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला जब राजस्थान के मशहूर लोक कलाकार मामे खान ने भारतीय दल की तरफ से रेड कारपेट का नेतृत्व किया। इसके साथ फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले मामे खान पहले लोक कलाकार बने हैं। यही सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकता है, बाकी इसमें इतना कुछ और नहीं है। राजस्थान के कई कलाकारों ने इसमें हो सकता है भाग लिया हो, लेकिन मामे खान का नाम आप ध्यान रखिएगा। और शेखर कपूर, अभिनेत्रा पूजा हेगड़े, अभिनेत्री निजामुद्दीन सिद्दीकी, ममता भाटिया, इस प्रकार के कई कलाकारों ने इसमें भाग लिया। लेकिन हमारे लिए परीक्षा का सवाल सिर्फ कौन है, मामे खान है। इनका संबंध कहाँ से है, तो राजस्थान से, और लोक कलाकार हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर बात करें। अगला है रूमा देवी से संबंधित। आपको पता होगा रूमा देवी जो है वो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है और जगह जगह जाकर जो है वो महिलाओं को क्या करती है, प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो अभी हाल ही में क्या किया है, इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान जो है वहाँ पर जाकर इन्होंने क्या किया, एक कार्यशाला का आयोजन किया और रूमा देवी ने महिलाओं को उद्यमिताओं को उत्पादों की गुणवत्ता और ब्रांडिंग पैकेजिंग के बारे में जो है वो सुझाव दिए कि इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। राजीविका राज्य परियोजना के निदेशक जो हैं वो मंजू राजपाल है, जो राजीविका महिलाओं को इस प्रकार ब्रांडिंग जो है इसके बारे में जो है वो जानकारी दी। तो पुलिस ने जो है वो सुरक्षा सखी नाम की जो एक पहल शुरू कर रखी है, उसमें भी विभिन्न सखियों को ये शामिल कर रही है। तो आपको ध्यान रखना, राजीविका जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है, बाड़मेर जिले से है। इसके बाद अगला सवाल है, भारतमाला जो है इस प्रोजेक्ट में शामिल होगी रिंग रोड, पूरी होगी रिंग, यानी इसका मतलब मुख्य सचिव ने अभी हाल ही में हमारे पर्यटन जो रोजगार एवं मंत्रालय के मंत्री नहीं, इसके अलावा परिवहन विभाग के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनसे मुलाकात की और मुलाकात करके भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो जयपुर से लेकर के अजमेर तक का रिंग रोड का इलाका जो है उसको एक रिंग रोड के रूप में तैयार करने के जो है वो सिफारिश की है कि इसको इस रोड के तहत शामिल किया जाए। इसके बाद अगला सवाल है, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया जा सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस शिंदे को बनाया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश जो है वो मुख्य न्यायाधीश ने कर दी है। कॉलेजियम की सिफारिश जो है वो भेज दी गई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के, ये ध्यान रखिएगा आज की क्लास में बता रहा हूँ, आपकी परीक्षाओं में इस तरीके के सवाल आए हैं। राजस्थान पुलिस का पेपर उठाकर देख लिए, बाकायदा डेट तक सवाल पूछ रहा है वो, तो आपको ध्यान रखना है। अब जिस तिथि को इनका अपॉइंटमेंट हो वो तिथि आप लोग रट लेना चाहे कि उस तिथि के बाद की कोई तिथि देकर आपसे पूछे कि इस तिथि के बाद में किसे बनाया गया, तो आप ध्यान रखिएगा। एस शिंदे जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट से संबंधित है, वहाँ पर न्यायाधीश है और इनको मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश कर दी है। न्यायाधीश शिंदे का नाम राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए चयनित किया गया। देश के प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता में आयोजित सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में इन न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश बनाने का निर्णय किया गया। सिफारिश के अनुसार कॉलेजियम ने न्यायाधीश शिंदे को राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश बनाने की मंजूरी दी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश विपिन सांघी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की भी सिफारिश इस समय की गई है। यानी 5 ऐसे न्यायाधीश हैं जिनको क्या किया गया है, मुख्य न्यायाधीश बनाने के बारे में जो है वो अपनी सिफारिश जो वो कॉलेजियम ने की है। लेकिन राजस्थान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एस शिंदे राजस्थान हाईकोर्ट के क्या हो सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं और ये कॉलेजियम की जो सिफारिश है वो अब सरकार के पास पहुंच गई है। चलिए इसके बाद अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे मित्रों। राजस्थान जो है यहाँ का एक टाइगर रिजर्व, उसको आधिकारिक रूप से अब क्या हो चुका है, उसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया। राजस्थान का चौथा और देश का कौन सा नंबर का 58वां या 52वां अभी बातचीत इस पर करने वाले हैं हम। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपके सामने सचिव ने की हस्ताक्षर, जारी हुआ गजट नोटिफिकेशन। तो अब जो है वो आधिकारिक डेट आपको याद रखनी है अब वाली। पीछे जितनी चर्चा चल रही थी वो सब चर्चाएं इसलिए थी कि इसको बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन अब जिस तारीख को हम बता रहे हैं आप लोग उस तारीख को ध्यान रखिएगा। बूंदी, कल की तारीख आप ध्यान रखिएगा, कल की डेट में जो है वो ऐसा हो चुका है बूंदी। या फिर ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, आपको एग्जैक्ट डेट कोई नहीं पूछेगा, आप लोग सिर्फ इतना याद करिए मई 2022 जो है इस समय आधिकारिक रूप से ये टाइगर रिजर्व बन चुका है। और राज्य का कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व जो है वो है बूंदी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य अब टाइगर रिजर्व कहलाएगा। सोमवार को वन व पर्यावरण मंत्रालय के शासन सचिव जो है, सोमवार की डेट याद रखनी है, ठीक है, एग्जैक्ट डेट याद रखो तो सोमवार की याद रखो। और अगर ऐसे ही याद रह जाए आपको मई 2022 तो भी बहुत अच्छी बात है।
यहाँ पर मोहर लगा दी है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही रामगढ़ विषधारी प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन चुका है। जुलाई 2021 में एनटीसीए ने इसकी स्वीकृति जारी की थी। इसके बाद प्रस्ताव जनवरी माह में बनकर राज्य सरकार के पास भेजा गया। ये देखिएगा सुंदर नज़ारा बूंदी में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य का आपके सामने विहंगम नज़ारा। आपको पूरा भ्रमण यहीं करा देते हैं, बाद में भ्रमण करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब नौकरी लग जाए, आपका मानस हो, तब इस टाइगर रिजर्व को आप देखने जा सकते हैं। तो बहुत ही शानदार टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व घोषित किए जाने पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने खुशी जताई और उन्होंने कहा क्षेत्र में पर्यटन और विकास को बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि यादव ने 26 अप्रैल को सीएम गहलोत को पत्र लिखकर इस ओर ध्यान दिलाया था। यानी इसका क्षेत्र जो है वो देख लीजिएगा, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। कुल क्षेत्र जो है वो आपका 1501.89 वर्ग किलोमीटर होगा। इसमें कोर एरिया, यानी कोर एरिया वो होता है जिसमें किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए कोई परमिशन जो नहीं है और उस एरिया में आप लोगों पर भी सारे प्रतिबंध होते हैं। यानी इसमें बाघ जो होता है उसका मेन रीजन जो होता है वो कहलाता है कोर एरिया। उसके बाद में सेकंड कोर एरिया जो है वो 256.28 वर्ग किलोमीटर का रहने वाला है। तो ये बातें सारी जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी इसमें शामिल होगा। टाइगर रिजर्व में कोटा बूंदी से निकल रहे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को भी शामिल कर लिया गया है। इसे कोर के रूप में शामिल किया गया है। इसमें यहाँ से हो रहे अवैध खनन और मत्स्य आखेट पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितनी इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आगामी परीक्षाओं को देखकर आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर है बूंदी प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। नोटिफाइड बाघों के आने का रास्ता जो है वो अब क्या हो चुका है, साफ हो चुका है। तो ये है देश का 52वां टाइगर रिजर्व है मेरे मित्रों, और राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। देश का 52वां टाइगर रिजर्व है और राज्य का कौन सा है, तो राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है आपके सामने, गजट नोटिफिकेशन के साथ ही रामगढ़ रिजर्व प्रदेश का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया। 20 मई 1982 को रामगढ़ में सेंचुरी बना और वर्ष 2021 को टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। लेकिन रामगढ़ टाइगर रिजर्व का कोर व बफर एरिया जो है वो 1501 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है। इसमें रामगढ़ अभ्यारण्य का 225 वर्ग किलोमीटर, चंबल घड़ियाल सेंचुरी 256 वर्ग किलोमीटर एरिया है। बफर एरिया को देखें तो यह प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। इसके बीच से गुजरती मेज नदी इसकी लाइफलाइन कहलाएगी। ये भी नोट करिएगा आप लोग, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की लाइफलाइन किसे कहा जाता है, तो मेज नदी जो वो इसके बीच से होकर गुजरती है। तो मेज नदी जो है उसको रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की क्या या टाइगर रिजर्व की क्या कहा जाएगा, लाइफलाइन कहा जाएगा। ये जल्दी से किताबों में ये सब डाटा आपको नहीं मिलेंगे मेरे मित्रों, तो आप लोग इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से याद करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, राहुल ने फतेह किया एवरेस्ट। जयपुर के 29 साल के माउंटेरियन और MNIT एल्यूमिनाई राहुल बेरवा ने 13 अप्रैल को माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। और ये सवाल भी आप ध्यान रखना, इनका संबंध कहाँ से है, जयपुर से है। इसके बाद है मिसेज एशिया 2022 का ऑफिशियल पोस्टर जो लॉन्च। मिसेज एशिया का आयोजन जून में होने जा रहा है, जिसे जयपुर के ब्यूटी पेजेंट प्रणेता योगेश मिश्रा होस्ट करेंगे। और योगेश मिश्रा पिछले 24 वर्षों से मिस राजस्थान का आयोजन करते आ रहे हैं। वह मिसेज यूनिवर्स एशिया के नेशनल डायरेक्टर के रूप में भी यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें एशिया के प्रतिनिधित्व के लिए अपॉइंट किया है। राजस्थान के कई शहरों में एक्टिविटीज़ की जाएगी। मिश्रा ने बताया कि CMD फर्स्ट इंडिया जगदीश चंद्रा द्वारा पोस्टर का विमोचन करवाया गया था। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं। सवाल भी आएंगे मेरे मित्रों, अभी कुछ खबरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनमें से सवाल कैसा भी बना सकता है आगे वाला, तो आपके सामने पहले मैं सारी बातें रख देता हूँ। मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने में भैरव सिंह की अहम भूमिका, मैं उनकी विद्यार्थी वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है। लेकिन ध्यान रखना हमारे लिए फिर वही बात है कि यहाँ भैरव सिंह जी शेखावत की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन आपके लिए एक ही सवाल इंपॉर्टेंट है। पूर्व उपराष्ट्रपति पर लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है धरती पुत्र भैरव सिंह शेखावत। इसका विमोचन अभी हाल ही में किया गया और बहादुर सिंह राठौड़ द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया, जो कि पूर्व IPS अफसर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोगों को कि बहादुर सिंह राठौड़ द्वारा लिखी पुस्तक धरती पुत्र भैरव सिंह शेखावत जो है उसका विमोचन अभी हाल ही में किया गया है। जहां एक और वागड़ क्षेत्र में अभी हाल ही में आपको पता होगा कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, वहीं जो है वो मेवाड़ में चिंतन और बागड़ में सभा करने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए सुखाड़िया और हरदेव जोशी जो है वो मिसाल हैं आज तक। तो क्या कहा गया है सुखाड़िया और हरदेव जोशी के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनके बारे में कोई बात आए तो हमें अवश्य रूप से उनका अध्ययन कर लेना चाहिए। ठीक है जी, तो अभी देखिए
यहाँ लिखा है, मेवाड़ में चिंतन के बाद अब राहुल गांधी ने आदिवासियों के सबसे बड़े आस्था के केंद्र वेनेश्वर में संबोधन के जरिए वागड़, मेवाड़ समेत गुजरात के लिए बड़ा संदेश दिया है। राहुल गांधी ने आदिवासियों को जोड़ने के लिए, खुद को कनेक्ट करने के लिए बड़ा बयान भी दिया। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस के लिए इन क्षेत्रों से आने वाले दो पूर्व मुख्यमंत्री की सियासत को फिर से समझने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मोहनलाल सुखाड़िया का जनता कनेक्शन हो या हरिदेव जोशी का सभी जातियों को लेकर चलने का एक साथ का जुनून। सुखाड़िया सीएम रहते हुए भी हर महीने 25 दिन बिताते थे जनता के बीच। ये बात हमारे लिए जानने वाली है कि भाई कैसे मुख्यमंत्री होने चाहिए। सीएम रहते हुए सुखाड़िया खुद जनता से संपर्क रखने के लिए महीने में लगभग 25 दिन राज्य का दौरा करते थे। राजस्थान की राजनीतिक पुस्तक में विजय भंडारी लिखते हैं कि इस दौरान वह खाना पूर्ति के लिए दौरा न कर कार से गांव-गांव जाते, जिसमें गांव के बड़े बुजुर्गों और कार्यकर्ताओं को नाम लेकर पुकारते थे, उनके दुख दर्द में भागीदार होते थे। गांव कस्बे में एक अपने हस्ताक्षर के नीचे कार में लिखते थे। इससे उनका जनता से जमीनी संबंध था। जबकि वागड़ पुत्र कहे जाने वाले हरिदेव जोशी पूरे देश के एकमात्र ऐसे विधायक थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन तक पहली से 10वीं विधानसभा के निरंतर सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पहली से लेकर के 10वीं विधानसभा जब तक चली तब तक वो राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे। अपने कार्यकाल में माही बांध का निर्माण करने के अलावा आदिवासियों को साक्षर और उनके उत्थान के लिए काम किया। तो हरिदेव जोशी जो है वो राजस्थान के लिए नहीं, देश भर के लिए मिसाल है कि 1 से लेकर 10 तक की विधानसभा बहुत लंबा कालखंड है मेरे मित्रों, और इस कालखंड में लगातार विधानसभा का सदस्य रहना बहुत बड़ी बात है। चलिए इसके बाद अगली बात करते हैं। अभी हाल ही में शक्ति और बढ़ी, देश में बने 2 बड़े युद्धपोत समुद्र में उतरे। अभी हाल ही में आपको पता होगा आईएनएस उदयगिरी और सूरत का जलवा जो है वो आपने देखा होगा, और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो है इन्होंने क्या कर दिया है, इसको देश को समर्पित कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए समुद्र में भारत की सैन्य ताकत और बढ़ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को मुंबई में विध्वंसक आईएनएस उदयगिरी और सूरत को लॉन्च किया। दोनों में लगे 75% उपकरण व प्रणालियों को स्वदेशी कंपनियों ने बनाया है। सूरत का नाम पश्चिमी भारत के दूसरे सबसे बड़े कारोबार शहर सूरत और उदयगिरी का नाम आंध्र प्रदेश की पर्वत श्रृंखला पर है। यानी उदयगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है ये ध्यान रखिएगा, तो आंध्र प्रदेश में है। यह अत्याधुनिक हथियार सेंसर प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। इन दोनों को क्या किया गया है, समुद्र में अवतरित किया गया है। तो आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी जो है दोनों को ध्यान रखना है, या आगामी परीक्षाओं में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इनको मुंबई के मंझगांव डॉकयार्ड में क्या कर दिया गया, जलावतरण किया गया है। और ये दोनों के दोनों जो हैं वो प्रोजेक्ट 75 के तहत विभिन्न प्रकार की पनडुब्बियां भी बनाई जा रही है, वो भी चर्चा में रहती है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे सामने है मित्रों, एलिजाबेथ बनी फ्रांस की पीएम। फ्रांस में जो है वो अभी ध्यान रखना, आपको पता होगा राष्ट्रपति के चुनाव हुए पिछले दिनों, उसके बाद में यहाँ पर एक नए पीएम बनाए गए हैं। तो यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं जो वापस यहाँ के राष्ट्रपति बने दूसरी बार, और लेबर पार्टी की एक नेता हैं और श्रम मंत्री हैं एलिजाबेथ, उनको फ्रांस का क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री बनाया गया है। और 30 साल में दूसरी महिला ऐसी है जिनको यहाँ पर क्या बनाया गया है, प्रधानमंत्री बनाया गया है। चलिए इसके बाद इससे पहले एक महिला कौन रह चुकी है, तो एडिस क्रेसन जो है वो यहाँ की पीएम रह चुकी है। इसके बाद अगला सवाल, राजस्थान में निवेशक लगातार जो हैं वो अपने आकर्षित हो रहे हैं किसकी ओर, तो पचबदरा में बन रही जो रिफाइनरी है उसके क्षेत्र को देखते हुए लगातार जो है वो राजस्थान में निवेश करने के लिए निवेशक जो है वो आना चाहते हैं। ये बात इसमें कही गई है, बाकी आप इसमें जानकारी और पढ़ सकते हैं। अभी हाल ही में एक चर्चा का विषय ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो लेकर बनी हुई है, वहाँ पर एक शिवलिंग पाया गया अभी हाल ही में सर्वे में, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुँच चुका है। तो यहाँ पर मैंने उसके बारे में पूरी बात पहले भी आपको बता दी, लेकिन आपके परीक्षा का सवाल इतना ही बन सकता है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। इतना ही परीक्षा का सवाल है, अगर वो छोड़ दिया और बाकी कहानी में उलझ कर रह गए तो उससे कुछ होने वाला नहीं है आपका। सिर्फ इतना याद रखो ये कहाँ पर है, तो वाराणसी में स्थित है। इसके बाद अगला सवाल जरा देखिए, यहाँ पर यह भी ज्ञानवापी में सत्यम शिवम सुंदरम इस प्रकार के वहाँ पर बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। मंदिर होने के जो है वो पुख्ता प्रमाण कहे जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर बनाते समय वहाँ की दीवारों पर जो चित्र बने थे वो भी हूबहू है, और शिवलिंग और वो सब प्रमाण भी वहाँ पर प्राप्त हुए अभी हाल ही में। इसके बाद युवा राजस्थान जो है, इस युवा राजस्थान में 15 साल तक की आबादी जो है वो घटी है, 15 साल तक के बच्चों में कमी आई है, यानी शहरी महिलाओं में शिशु स्तनपान 12% बढ़ा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो अभी हाल ही में इसका जारी किया गया उसमें ये रिपोर्ट सामने आई है,
कौन कौन सी बातें सामने आई है जरा देखिएगा। यहाँ प्रदेश के 5 सालों में कई चौंकाने वाले परिवर्तन हुए हैं, तो कुछ बुराइयां अब भी पीछा नहीं छोड़ रही। पढ़ी लिखी शहरी माताओं ने शिशुओं का स्तनपान कराने की दर 12% बढ़ी है, जबकि 15 से 16% लड़कियों और लड़कों की शादी आज भी बाली उम्र में यानी बाल विवाह उनका आज भी हो रहा है। हालांकि इसमें 5 साल में 10% तक की कमी आई है। सर्वे में सामने आया है कि पहले 6 माह तक बच्चों का स्तनपान कराने में शहरी महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। स्तनपान 5 साल पहले तक 58.2% महिलाएं करवाती थी, अब यह आंकड़ा 12% बढ़कर 70.4% हो गया है। इसमें भी शहरी 70.6 और ग्रामीण जो वो 70.3% स्तनपान की अभी स्थिति है। चिरंजीवी बीमा योजना का असर यह है कि 500% बढ़ा है हेल्थ इंश्योरेंस, यानी राजस्थान के लोग भी जो है, राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां पर 10 लाख तक की फ्री इलाज, दवा, जांचें का हेल्थ इंश्योरेंस है। यानी इसको समझने की जरूरत है मेरे दोस्तों। ये राजनीतिक जो उठापटक है उसका भी एक मामला है, क्योंकि 5 लाख रुपए तक की तो केंद्र सरकार देती है आयुष्मान भारत योजना के तहत, उसके बाद 5 लाख रुपए जो है वो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से उसको बढ़ा दिया गया है। तो इसके तहत राजस्थान जो है वो देश में प्रथम ऐसा राज्य है जहां पर इतनी बड़ी जो है योजना जो है वो चल रही है। तो 15 साल से कम आयु के किशोरों की आबादी जो है वो लगातार जो है वो राजस्थान में क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। ये चिंता का विषय है। लकड़ी लड़की होनी चाहिए या लकड़ी की जगह एलपीजी की कुकिंग जो है वो भी लगातार बढ़ रही है। लकड़ी की जगह एलपीजी की कुकिंग जो है उपयोग 31.8 से बढ़कर 41.4, लेकिन जो है वो स्थितियां बहुत नाजुक होती जा रही है। ये लगातार महंगा होता जा रहा है। इस वजह से गाँव का रुख जो है वो वापस गैस से जो है चूल्हों की तरफ होना स्वाभाविक है। इसके बाद बात करें राजस्थान विधानसभा के आज तक के प्रोटेम स्पीकर की, अगर हम बात करें तो देखिए राजस्थान की पहली जो विधानसभा थी जो 1952 में बनी, तो उसमें प्रोटेम स्पीकर कौन थे राजस्थान विधानसभा के, तो महाराव संग्राम सिंह जो है वो पहले प्रोटेम स्पीकर थे। उसके बाद नारायण सिंह मसूदा, श्री नारायण सिंह मसूदा, पूनमचंद बिश्नोई, यशवंत सिंह, मेजर फतेह सिंह, पारस राम मदेरना, लक्ष्मण सिंह, पूनमचंद बिश्नोई, भैरू सिंह शेखावत, गंगाराम चौधरी, देवी सिंह भाटी, प्रदुमन सिंह, और इस बार आपको ध्यान रखना है गुलाबचंद कटारिया। तो पहली विधानसभा और अंतिम विधानसभा अभी 15वीं चल रही है, तो पहली के महाराव संग्राम सिंह और अंतिम जो है 15वीं विधानसभा के गुलाबचंद कटारिया जो है वो प्रोटेम स्पीकर रहे। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए अगले कुछ बात करें तो ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के बारे में मैं पहले ही आपसे बातचीत कर चुका हूँ कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो वो देश का 52वां टाइगर रिजर्व बन चुका है, और 16 मई 2022 की जो है वो डेट आप लोग याद कर सकते हैं। 52वां टाइगर रिजर्व इस समय बन गया। पहले 2021 में इसका जो है वो क्षेत्र का सर्वे किया गया, बाद में इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। किसके लिए प्रसिद्ध है ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य? यहाँ पर भेड़िया, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्गा, भालू, सुनहरे सियार, चिंकारा, नीलगाय और लोमड़ी जैसे जंगली जानवर का आदेश निवास स्थल यहाँ पर है। अभ्यारण्य बाघ संरक्षण के अलावा पारिस्थितिक तंत्र के साथ साथ पुष्प प्रजातियों के लिए भी यह बड़ा क्या है, प्रसिद्ध है। तो ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राज्य का तो कौन सा होगा, चौथा टाइगर रिजर्व और देश का 52वां टाइगर रिजर्व ये बन चुका है। इसके बाद भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का रजत जयंती समारोह अभी मनाया गया है। ये बात मैं अभी बता चुका हूँ आपको सबसे पहले कि प्रधानमंत्री ने इसमें भाग लिया। 17 मई 2022 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का रजत जयंती समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थानों के सामूहिक सहयोग से विकसित 5G टेस्ट बेड भी जारी किया गया। इस परियोजना में शामिल अन्य संस्थान दिल्ली IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर और IISc बेंगलुरु, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च तथा वायरलेस प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र इसमें शामिल हैं। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को की गई थी मेरे मित्रों। इसका उद्देश्य क्या है? एक स्वच्छ और पारदर्शी वातावरण प्रदान करना जिसमें कंपनियों के मध्य निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शहीद सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह की जयंती अभी मनाएगी, आपको पता होगा मेरे दोस्तों 15 मई को भारतीय क्रांतिकारी शहीद सुखदेव की जयंती मनाई गई, और उन प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्र संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुखदेव सिंह का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना में हुआ। अपने बचपन के दिनों में सुखदेव ने भारत पर ब्रिटिश राज द्वारा किए गए क्रूर अत्याचारों को देखा, जिसने उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। उन्होंने अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारियों के साथ लाहौर में नौजवान भारत सभा की शुरुआत की, जिसका प्राथमिक लक्ष्य युवाओं के बीच सांप्रदायिकता को समाप्त कर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना था। सुखदेव भगत सिंह और शिवराम राजगुरु के सहयोगी थे, जो कि वर्ष 1928 में पुलिस उपाधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल थे।
नई दिल्ली में सेंट्रल असेंबली हॉल में बम विस्फोट 8 अप्रैल 1929 के बाद सुखदेव और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। हालांकि उनके जीवन ने अनगिनत युवाओं को प्रेरित किया और उनकी मृत्यु ने उन्हें एक मिसाल के रूप में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया इस देश भर में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरे दोस्तों, एलिजाबेथ बॉर्न। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबर पार्टी की नेता जो है वो एलिजा बॉर्न को क्या कर दिया, वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये बात मैं अभी अभी आपको बता चुका हूँ। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है मेरे मित्रों, और आत्मविश्वास के लिए ज़रूरी है तैयारी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। तैयारी आज के ज़माने में ऐसा मान लीजिएगा, क्योंकि लगातार पेपर आउट का जो प्रकरण है वो सामने आ रहा है। आप में निराशा होना स्वाभाविक है, लेकिन आशावादी बने रहिए। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी जरूरी है। तो आप अपना जो है वो अपने आप को निराश मत करिए, अपने आप को निराशा के माहौल में मत धकेलिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए। आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा और लगातार तैयार रहिए और आत्मविश्वास को बढ़ाते रहिए। देखिए मित्रों, पहला सवाल है, कुछ सवाल भी आज की क्लास में हम लोग रखने जा रहे हैं आपके सामने। तो यहाँ पर पहला सवाल आपकी जो स्क्रीन पर आया है वो क्या है, जरा देखिए और बताइए इसका सही आंसर क्या है। यहाँ पर पूछा है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की अमृत सरोवर जो योजना है, उस अमृत सरोवर योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में कितने अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। तो आज़ादी का हम 75वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो इसका मतलब आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हम 75 इस प्रकार के क्या बनाने जा रहे हैं, अमृत सरोवर बनाने जा रहे हैं। तो राजस्थान में गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो इस मंत्रालय के क्या हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत इस मंत्रालय के मंत्री हैं, जिनके द्वारा अभी हाल ही में इस प्रकार की शुरुआत की गई है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। देश में पहली बार किस चिकित्सा विश्वविद्यालय ने एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया अभी हाल ही में। तो यहाँ पर एविडेंस बेस्ड जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ये बनाने वाला कौन सा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन संस्थान जो जोधपुर में स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, आप लोग कह दीजिए आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर जो है वहाँ पर एविडेंस बेस्ड आधारित आयुर्वेद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो बनाया जा रहा है। इसके बाद अगला सवाल है मेरे मित्रों, हाल ही में उदयपुर स्थित राजपुताना राइफल्स की 4थी बटालियन जो है इसका कौन सा स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, 100वां 200वां कौन सा स्थापना दिवस। तो अभी हाल ही में इसका 200वां स्थापना दिवस जो है वो अभी हाल ही में क्या किया गया, मनाया गया मेरे मित्रों। तो बटालियन जो है इसका 200वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में क्या किया गया, मनाया गया। अगला सवाल जरा देखिए क्या है, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा राज्य के किन शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग है, ये राजस्थान के जितने भी ITI हैं, राजस्थान के जितने भी ITI जो संस्थान है, यानी राजकीय औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान जितने भी है, उन सब प्रशिक्षण संस्थानों में क्या करने वाले हैं, स्मार्ट क्लासरूम तैयार करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है यहाँ पर। अगला सवाल है, दिल्ली व लखनऊ की तर्ज पर राज्य के सर्वप्रथम किस जिले में गर्मी से राहत के लिए एंटी स्मोक गन जो है उसको प्रयोग में लाया जा रहा है। राजस्थान में एंटी स्मोक कहाँ पर तैयार किया जा रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जोधपुर जो है, मारवाड़ की धरती जोधपुर से इसकी शुरुआत की जानी है। मारवाड़ की धरती कहाँ से, जोधपुर से इसकी क्या की जानी है, शुरुआत की जानी है मेरे मित्रों। अन्य जिलों में भी इस प्रकार का काम किया जा सकता है बाद में, लेकिन अभी दिल्ली और लखनऊ की तर्ज पर कहाँ पर किया जा रहा है, जोधपुर में इस प्रकार का काम किया जा रहा है। तो इसका आंसर जोधपुर एकदम सही होगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल जरा देखिए क्या है। यहाँ पर ब्राजील डेफ ओलंपिक में राज्य के किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन स्पर्धा में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते हैं। तो अभी हाल ही में आपको पता होगा अभिनव शर्मा जो है ये है, इसने 2 क्या जीते हैं भैया। इनका संबंध कहाँ से है, तो जयपुर से इनका संबंध है। जयपुर जो है यहाँ पर जयपुर से इनका संबंध है। और किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मैंने बताया था इस डेफ ओलंपिक में राजस्थान के टोटल कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, तो 7 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। चलिए इसके बाद अगला सवाल जरा देखिए क्या है। यहाँ पर है, राजस्थान कैडर के किस अधिकारी को केंद्र में कैबिनेट के संयुक्त सचिव के पद पर अभी हाल ही में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में रोहित कुमार जो है इनको क्या किया गया है, राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं, इनको केंद्र सरकार जो है, इस केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया है, तो केंद्रीय कैबिनेट व के सचिव पद पर जो है वो अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। तो मेरे हिसाब से ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगला सवाल जरा देखिए क्या है। भारतीय निर्वाचन आयोग के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, तो राजीव कुमार जो हैं, इन राजीव कुमार को अभी हाल ही में क्या किया गया है, 25वें मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त जो है वो अभी हाल ही में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। संजय कुमार क्षत्रिय जो हैं वो RPSC से संबंधित है, किससे,
RPSC से संबंधित है। सुमन के बेरी जो है वो इनको अभी हाल ही में क्या किया गया, नीति आयोग जो है उसका क्या बनाया गया, नीति आयोग का उपाध्यक्ष इनको बनाया गया है। सुमन के बेरी को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। सुशील चंद्रा पहले थे, इनके स्थान पर किसको बनाया गया, इनको बनाया गया है। तो चलिए इसके बाद अगली बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा, ये आपको पहले शायद मैंने इसमें श्रम मंत्रालय बता दिया होगा, लेकिन ध्यान रखना ये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय है। इसने कितने से अधिक जो है वो मजदूरी पर ई श्रमिक कार्ड बनाए जाने की घोषणा की है। तो अगर 90 दिन से अधिक कोई श्रम करता है तो उसको क्या किया जाएगा, ई श्रमिक दिया जाएगा। तो ये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ऐसा करने वाला है, ग्रामीण विकास मंत्रालय करने वाला है, इसमें श्रम मंत्रालय नहीं करने वाला। इसके बाद अगला सवाल है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के तहत कौन सी बीमा युक्त पंचायत बन गई है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बीमा के तहत जो है वो कौन सी बीमा युक्त पंचायत बन गई है। तो राजस्थान की जो नरसाना ग्राम पंचायत जालोर की है वो जो है वो इस प्रकार की पहली ग्राम पंचायत बन चुकी है, जिसने क्या कर लिया अपना, इसमें जो है वो चिरंजीवी बीमा योजना के तहत क्या कर लिया, अपना बीमा तय कर लिया है। तो ये कुछ सवाल मैंने आपके सामने रखे, अभी वो भी आपको करवा देता हूँ। चलो मैं यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने पहले शायद कहीं ना कहीं आपको उसमें मंत्रालय थोड़ा सा अलग लिखा दिया होगा, तो उसको थोड़ा सही करा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर है, ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नहीं है, यहाँ ध्यान करना है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नहीं है। यहाँ पर कौन सा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उसके द्वारा किया जा रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उसके द्वारा ऐसा किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी। अब अगली क्लास में कुछ अच्छी जानकारियाँ और लेकर आप सबके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू, धन्यवाद।